नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में इन दिनों कर्नाटक को लेकर सियासत गर्म है, क्योंकि इस साल प्रदेश भी चुनाव में जाने वाला है, इसलिए बयानों की होड़ भी है। विकास को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। हमारे इस खास शो में इस बार हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सुधीर जी, नमस्कार। सबसे पहले सर सवाल, नगरीय प्रशासन जैसा महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है, स्मार्ट सिटीज़ को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना काम हुआ है और आप इसको कितना सफल मानते हैं? देखिए सुधीर जी, ये बात तो सही है कि नगरों के विकास की एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और जैसा आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चाहे स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से हो या मुख्यमंत्री अधोसंरचना के माध्यम से हो, चाहे अमृत मिशन के माध्यम से हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हो, स्वच्छता मिशन को लेकर हो, इस सब में जो काम मध्य प्रदेश में हुआ है, इसमें लगभग हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर देश में रहा है। बहुत सारे इंडेक्स अभी जारी भी हुए बीच में। हाँ, जो भी इंडेक्स आए हैं उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर सभी पैरामीटर्स में आया है। आपने कहा कि बहुत काम हुआ है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है, कांग्रेस खुले खुले बोल रही है कि प्रदेश में विकास कुछ नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको कि अभी कुछ ऐसा बचा है कि और बहुत सारे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया चूँकि निरंतर होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लगता है आपको कि अभी और बहुत कुछ करना बाकी है? देखिए, डेवलपमेंट तो हमेशा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं भी आगे बढ़ती हैं। परंतु इन मध्य प्रदेश में हमारी सरकार में लगभग 18 वर्ष में जो काम हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की 45-50 साल की सरकार में वो सारे काम नहीं हुए। और भोपाल ही उसका उदाहरण है। आज भोपाल जो है वो देश की तीसरे नंबर की स्वच्छतम राजधानी है। भोपाल में स्मार्ट सिटी में हम देश में पहले स्थान पर हैं, स्मार्ट सिटी मिशन में। स्वच्छता में इंदौर देश में हमारा पहले स्थान पर है। शहरों के विकास के जो विभिन्न अवार्ड हैं, भारत सरकार ने 20 अवार्ड में से 16 मध्य प्रदेश को दिए हैं। 16 अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले हुए हैं। तो जो भी शहरों का विकास है, जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, सभी योजनाओं में लगभग हम लोग पहले स्थान पर देश में है। लगातार अलग अलग योजनाएं आ रही है, अलग अलग घोषणाएं हो रही है। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद अब लाडली बहना योजना आई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये योजनाएं चुनाव को देखकर आ रही हैं। देखिए सुधीर जी, कांग्रेस जो है वो एक कंपनी की तरह है। वो सिर्फ सत्ता प्राप्त करना, लाभ हानि देखना, यहाँ तक कांग्रेस का सोच है। विकास से कभी कांग्रेस का नाता नहीं रहा है। लाडली बहना योजना जो है, ये कोई इसलिए हम लेकर नहीं आए हमारी सरकार कि कोई हम वोट के लिए हम ये योजना लेकर आए हैं। वास्तविकता ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जिनकी आबादी 50% है, तो आप देखें तो शहरी क्षेत्र में महिलाओं का जो भागीदारी है आर्थिक सशक्तिकरण में, वो मात्र 19% है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में भागीदारी है महिलाओं की परिवार के आर्थिक उन्नति में, वो मात्र 23% है। तो जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा समाज मजबूती के साथ और बराबरी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसको ध्यान में रख के ही ये लाडली लक्ष्मी योजना, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज जो हमारा बेटा और बेटी के अनुपात का जो गैप था वो बहुत तेज़ी से
लगभग बराबर पे आ गया। कमलनाथ जी ने कहा है कि वे 1500 रुपये महीना देंगे और सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये मिलेगा। बहुत बड़ा मुद्दा गैस सिलेंडर, आपको लगता है ये चुनावी मुद्दा बन सकता है? महंगाई की भी बात होती है। देखिए, कांग्रेस ने पिछले चुनाव के समय जो उनका वचन पत्र था उसमें 972 घोषणाएं उन्होंने की थी और 972 में से एक भी घोषणा उन्होंने पूरी नहीं की सवा साल में, बल्कि जो गरीबों के कल्याण की योजनाएं हमारी सरकार की चल रही थी उन सारी योजनाओं को भी बंद कर दिया। किसानों का कर्ज माफ़ी इसका सबसे बड़ा मुद्दा है। उस कारण से आज भी किसान डिफ़ॉल्टर हैं। उनको भी जो डिफ़ॉल्टर हैं उनके लिए अब हम लोग हमारी सरकार पैसा जमा करके और वो उनको नो ड्यूज़ हो जाए, इसके लिए हम लोग कर rहे हैं, वो डिफ़ॉल्टर से बाहर आ जाएं। तो जनता एक बार धोखा खा चुकी है, जनता बार बार धोखा नहीं खाएगी। और बहनों को लगता है कि ये तो कह रहे हैं पर ये तो दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं 10 तारीख को। वो कह रहे हैं कि हम जब आएंगे तब हम देंगे, आएंगे तब देंगे। तो आएंगे, उसके बाद पता चला कि जो 1000 मिल रहे हैं वो भी बंद कर दिए। पिछले बार यही हुआ, संबल योजना हमारी चल रही थी वो बंद कर दी। गरीबों के कल्याण की मेधावी छात्र योजना हो, संबल योजना हो, जितनी भी योजनाएं थी वो सारी गरीबों के कल्याण की योजनाएं माननीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने बंद कर दी थी। तो लोगों को तो डर इस बात का है कि जी देंगे तो कुछ नहीं, और जो बीजेपी सरकार में मिल रहा है वो भी बंद कर देंगे, तो इनको कोई जनता विश्वास नहीं करेगी। आपने कांग्रेस के चुनावी वचन पत्र की आपने बात की, एक बार फिर से किसान की कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। 2018 में भी उन्होंने कहा था और सरकार में भी आई थी। एक बार फिर से वही मुद्दा आ रहा है किसानों को लेकर। लग रहा है आपको इसका कोई असर होगा या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है कुछ? देखिए, इसका कोई असर नहीं है, और उस समय चुनाव में असर था और उस कारण से ही कांग्रेस की सरकार बनी थी कर्ज माफ़ी के नाम पर। और जिस तरह से धोखा उन्होंने दिया उसके बाद अब किसानों का विश्वास पूरी तरह से समाप्त हो गया। और हम जो कर रहे हैं, हमारी सरकार जो कर रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, बाकी सारे क्षेत्रों में, चाहे एमएसपी का मामला हो, किसानों के कल्याण के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, इसलिए अब किसान धोखे में नहीं आएगा। कर्मचारियों के आंदोलन लगातार बढ़ते जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। कभी डॉक्टर्स हड़ताल पर, कभी अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर है। इनके मुद्दे लगातार आते जा रहे हैं। कैसे सरकार इनको संतुष्ट करेगी? पुरानी पेंशन स्कीम की भी अगर हम बात करते हैं, वो डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो क्या लगता है आपको कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सरकार सामंजस्य बिठाने का प्रयास करेगी या कुछ मांगे पूरी करेंगी? देखिए, कर्मचारी भी जो हैं, कर्मचारियों की मांग होना एक अपनी निरंतर मांगें समय समय पर होती हैं, लोग करते हैं। पर कर्मचारियों के कल्याण के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, और उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो वो शिक्षाकर्मी योजना उन्होंने शुरू की थी और शिक्षाकर्मी को 500 रुपये मिलते थे। उसी को आज हमारी सरकार ने शिक्षाकर्मी से अलग करके उसको अध्यापक किया, शिक्षक किया, और आज उनको 50 हज़ार रुपये मिल रहे हैं हमारी सरकार के समय में। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई चुनावी साल है और लगातार कर्मचारियों के आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं? कहीं ये बात होती है कि आंदोलन करते रहेंगे तो मांगे पूरी होंगी, चुनावी साल है तो सरकार मांगे पूरी करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कहीं दबाव बनाने का प्रयास तो नहीं, या कुछ ऐसा है कि उनको उकसाया जाता है कर्मचारियों के आप आंदोलन करिए, ऐसा कुछ है? देखिए, दोनों तरह से होता है। एक तो कर्मचारियों को स्वाभाविक रूप से लगता है कि हमारी ये मांग है और ये मांग करने का समय सरकार पर चुनाव के समय दबाव ज़्यादा होता है, तो एक स्वाभाविक मनुष्य का स्वभाव है। और दूसरा, जो विरोधी पार्टी है वो इस बात का प्रयास करती है कि किसी भी तरह से वो लोगों को उकसाया जाए। वहाँ जाके घोषणा कर देते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तालियां बजवा के आ जाते। बाकी होना जाना कुछ नहीं है, ये सब जानते हैं। कर्मचारियों के दबाव की बात हमने की, लगातार अभी हमने बात की कि कांग्रेस के वचन पत्र की हम बात कर रहे थे। ऐसा ही एक वचन पत्र इन दोनों चर्चाओं में है,
मामला कर्नाटक का है, हालांकि मध्य प्रदेश का, लेकिन राजनीति मध्य प्रदेश में तेज हो गई है। बजरंग दल पर रोक लगाने की मांग कर रही है कांग्रेस। कई तरह के बयान आपने भी सुने होंगे। आपको लगता है कि ये कोई चुनावी मसला मध्य प्रदेश के लिए या किसी चीज़ के लिए होना चाहिए, या बजरंग दल पर रोक की ये मांग कर रहे हैं? आज कमलनाथ जी ने कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कह चुका है। क्या आपके विचार इस पर, आप क्या सोचते हैं कि कैसा ये होना चाहिए? कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति देश में करती रही है, और कभी भगवा आतंक के नाम पर, कभी किसी नाम पर, ये हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं कि मुस्लिमों में ये संदेश देने का काम करें कि वो ही उनकी पार्टी है, और बाकी जितनी भी देश में हिंदू समाज है, वो सारा हिंदू समाज जो है वो कांग्रेस को ही लगता है कि ये सारे लोग जो हैं ये देश के विरोध में काम कर रहे हैं। और अब अगर बजरंग दल आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाता है, अगर बजरंग दल लव जिहाद के खिलाफ आवाज़ उठाता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखता है, धर्म और संस्कृति पर अपनी बात रखता है, तो ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो गया? और पीएफआई राष्ट्र विरोधी संगठन है, जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, जो देश में आतंकवादी गतिविधियां फैलाने का काम करते हैं, जो देश में लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरित करने का काम करते हैं, जो आईएसआई में लोगों को भेजने का काम करते हैं। केरल के अभी मामले आए कि कितनी महिलाएं वहाँ पर, बेटियां आईएसआई में भेजी गई। तो ये जो सारे पिक्चर भी बनी, उसको लेकर काफी विवाद पैदा हो रहा है। हाँ, उस पिक्चर को लेके भी आप देखिए, इसके पहले भी कश्मीर को लेकर एक फिल्म आई थी, हाँ, उस पर भी विवाद हुआ है। तो क्या ऐसा लगता है कहीं पर कि सियासी दल फिल्में होती है, लेकिन कुछ हिस्सा सच्चाई का भी होता है उसमें? तो क्या सच्चाई से कुछ मुंह मोड़ना चाहते हैं लोग, ऐसा लगता है आपको, विवाद पैदा करके? नहीं, देखिए, बिना सच्चाई पे तो फिल्म बन ही नहीं सकती। कहानी तो कुछ तो होगी जी। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसका जो संख्या में अंतर हो सकता है। हम अगर 20 कह रहे तो वो 15 हो सकता है, पर है तो सही। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे केरल का मामला हो, तो ये सब घटनाएं हुई हैं तब तो पिक्चर बनी है, नहीं तो बनती कैसे? तो घटनाएं होती हैं, उनसे तो ही पिक्चर बनती है, कहानियाँ उनसे ही बनती हैं। अब उसमें तो कितना उसको कम ज़्यादा करना वो एक अलग विषय है, पर केरल में ये हो रहा है और देश में अनेक स्थानों पर ये चीज़ें हो रही हैं और सारे मामले सामने आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में ही सिमी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, तो सिमी के नेटवर्क को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार ने ही तो सिमी के नेटवर्क को तोड़ने का काम किया। तो बजरंग दल हो चाहे अन्य संगठन हो, तो कौन सा राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के नाम पर देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती है, देश में लव जिहाद को बढ़ावा देना चाहती है, देश में आईएसआई की गतिविधियां तेज हों, ये और किसी भी तरह से वो वोट कांग्रेस को दिलाते रहें। और वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस ने हमेशा देश को दांव पर लगाया है। टेक्नोलॉजी से लेके हर दिशा में भारत भी विकास कर रहा है, विकसित देशों के साथ लगातार होड़ कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहा है भारत। लेकिन आपको लगता है कि भारत की राजनीति अभी भी कहीं न कहीं ध्रुवीकरण पर टिकी है, हिंदू मुसलमान पर ही चल रही है अभी भी? ध्रुवीकरण करने का प्रयास कांग्रेस करती है या दूसरी विपक्षी पार्टियां जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, पूंजीवाद के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, ये सब ध्रुवीकरण करने का काम विपक्षी पार्टियां देश में करती हैं। परंतु आप देखें कि अब देश में जो लोगों का सोच है या लोगों का जो निर्णय है वो अब विकास के आधार पर हो रहा है। धीरे धीरे अब देश की राजनीति विकास की तरफ जा रही है और विकास की तरफ जा रही उसका ही परिणाम है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 के बाद 19 में और बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई। मध्य प्रदेश की राजनीति में लौटते हैं, आप एक कुशल प्रबंधक माने जाते हैं, चुनाव बहुत अच्छे से आप मैनेज करते हैं। इस साल बीजेपी कितनी तैयार है चुनाव को लेकर? देखिए, मैं ये मानता हूँ सुधीर जी कि इस बार जितने अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे
उतने अच्छे परिणाम इसके पहले नहीं आए होंगे कभी। आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम सामने आएंगे। देखिए, चुनाव 3 चीज़ों पर होता है। एक तो नेतृत्व या नेता, दूसरा मुद्दे, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम आज नेतृत्व की बात करते हैं तो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी का नेतृत्व है। इतना वैभवशाली नेतृत्व हमारे पास देश में और मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस के पास कौन नेता है? कोई नहीं है। फिर अगर हम मुद्दों की बात तो कॉन्फिडेंट है कि हम सरकार में आएंगे? नहीं, वो कॉन्फिडेंट बताने का प्रयास कर रहे हैं, पर वास्तविकता तो उनको भी मालूम है। और दूसरा मुद्दे हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच में जाने का। और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो कांग्रेस का कभी ऑर्गेनाइजेशन का कोई संबंध रहा नहीं, वहाँ कोई नेता कार्यकर्ता होता नहीं, सभी नेता होते हैं। तो ना उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, ना मुद्दे हैं, ना नेता है। कमलनाथ जी कोई जन नेता नहीं है। कमलनाथ जी एक मैनेजर अच्छे हैं, मैनेजमेंट में होशियार हैं। एक कॉरपोरेट सेक्टर की राजनीति हमेशा उन्होंने दिल्ली में की है। कांग्रेस के मैनेजर थे और मैनेजमेंट करने का काम करते थे। पर मास लीडर कभी भी कमलनाथ जी नहीं रहे। और मध्य प्रदेश में भी वो सिर्फ छिंदवाड़ा तक ही सीमित हमेशा रहते थे। छिंदवाड़ा की बात आपने की है, प्रधानमंत्री जी ने भी रीवा में भी जिक्र किया था छिंदवाड़ा का। तो क्या बीजेपी का पूरा फोकस छिंदवाड़ा पर है? इस बार हम जीतेंगे छिंदवाड़ा। देखिए, पिछले बार भी अगर आप लोकसभा में देखें तो मात्र 34,000 से हमारे प्रत्याशी वहाँ से हारे हैं। और उसमें से 7 विधानसभा में से 4 विधानसभा में हम वहाँ जीते हैं। तो लगभग हम बराबरी पे खड़े हुए हैं। और इस बार जिस तरह से पार्टी पूरी रणनीति बना रही है, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा इस बार हम लोग पूरा विधानसभा लोकसभा सब जीतेंगे। कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने कई नेता के पुत्र पुत्रियों को या परिवार वालों को टिकट दिया है, तकरीबन 40 के करीब है संख्या। उसको लेके कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के नेता लोग बहुत उत्साहित है। तो एक तरफ गुजरात मॉडल की बात होती है, उतने में अब नया कर्नाटक मॉडल आ गया। लगता है आपको मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ होने की संभावना लगती है? आपको क्या सोचती है पार्टी ये सब फैसले लेने के पहले, क्योंकि आप लंबे समय तक चुनाव मैनेजमेंट आप करते रहे हैं? देखिए सुधीर जी, हर राज्य की अपनी अलग परिस्थितियाँ होती हैं। हर राज्य के अपने राजनीतिक समीकरण होते हैं। हर राज्य के हर विधानसभा सीट के अपने कारण होते हैं। और पार्टी सब बातों पर विचार करती है। पर पार्टी की प्राथमिकता जो होती है, कोशिश पार्टी की जो होती है, वो ये होती है कि हमारी तरफ से परिवारवाद को बढ़ावा ना दिया जाए। हमारी तरफ से कोई भी इस तरह की चीज़ें ना हो, इसकी कोशिश पार्टी की एक हमेशा होती है। और हर राज्य में वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर निर्णय होते हैं। कांग्रेस का फोकस इस बार हारी हुई सीटों पर है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, दिग्विजय जी के बेटे जयवर्धन सिंह लगातार कर रहे हैं। आपके इलाके में बहुत उन्होंने सभाएं की है, लगातार जा रहे हैं। बल्कि दिग्विजय सिंह जी आपको चुनौती देने की बात कर चुके हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप समझते हैं दिग्विजय सिंह को अपने इलाके से, अगर वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो? देखिए, अगर माननीय दिग्विजय सिंह जी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो मैंने तो कहा हुआ है कि मैं स्वयं गाजे बाजे फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत करूंगा कि वो आएँ और विकास देखें, क्योंकि उन्होंने तो कभी विकास किया नहीं। उनकी ये धारणा टूटेगी कि मैनेजमेंट से चुनाव जीता जाता है। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब ये बात कहते थे कि कोई विकास से या काम से चुनाव नहीं होता, चुनाव तो मैनेजमेंट से होता है। तो वो अगर मैनेजमेंट से मानते हैं तो लड़े, मैं उनका स्वागत करूंगा। इन दिनों दल बदल का दौर बड़ा जारी है। इसको लेके कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। आपको लगेगा कि चुनावी साल में ये नेता जो दल बदल करेंगे, आपको कितना असर आपको लगता है कि चुनाव पर असर डाल सकता है ये? मैं ये सब मान के चलता हूँ सुधीर जी कि चुनाव के समय नेताओं का जो दल बदल होता है वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण होता है। और शिकायत भी करते हैं ऐसे लोग कि पार्टी में हमारी पूछ परख नहीं हो रही थी
या वो सब हमें पद नहीं मिला, वो ऐसी सब चीजें। महत्वाकांक्षा ही रहती। पूछ परख नहीं हो रही थी तो फिर आप 5 साल क्यों थे? जी चुनाव के ही समय आप पार्टी क्यों छोड़ रहे? बिल्कुल। तो ये तो सब राजनीतिक सौदेबाजी होती है। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जिसने भी छोड़ा है या जो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गया है, उसकी राजनीतिक हत्या हो जाती है, मतलब उसका राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाता। तो बाहर से आने वालों का भविष्य बन जाता है बीजेपी में। बाहर से आने वालों को अवसर देती है बीजेपी, भविष्य बनाना उनके हाथ में है। अगर बनाएंगे तो बनेगा और नहीं तो फिर जैसा होता है वैसा होगा। चुनावी साल हो रहा है, साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आप जाएंगे जनता के बीच में? सीधे तौर पर हम विकास के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो देश में डबल इंजन की सरकार का कंसेप्ट है, तो उन सारी योजनाओं को लेकर, विकास को लेकर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आप जीत का दावा कर रहे हैं कि फिर से भाजपा की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। कितनी सीटों का अनुमान आपको लगता है, कितनी उम्मीद लगती है कि इस बार कितनी सीटें आप ला सकते हैं? राजनीति में एकदम 100% तो कोई बात नहीं कही जा सकती है, पर अभी जो परिस्थितियां हैं, वातावरण है, उसके अनुसार तो हम कम से कम 200 सीट जीतने की स्थिति में आज की तारीख में है। और अगर इसी तरह से परिस्थितियां बनी रही तो निश्चित रूप से आप देखिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पर मध्य प्रदेश में चुनाव जीतेगी। ये थे मंत्री भूपेंद्र सिंह जो बता रहे थे कि इस बार भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और कम से कम 200 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी और जो भी मुद्दे होंगे वो विकास के मुद्दे होंगे। जहां तक बात दल बदल की है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर लोग दल बदल करते हैं, लेकिन उनका असर बाद में दिखता है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केरल के मलप्पुरम जिले में रविवार को एक टूरिस्ट बोट पलटने से 21 लोगों की मौत। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटक में अंतिम दौरे पर पहुंचा चुनाव प्रचार। ढोल नगाड़े और फूल की बारिश के बीच बेंगलुरु में पीएम मोदी ने किया रोड शो। मणिपुर में हिंसा के बाद सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। इम्फाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सड़कों पर पसरा सन्नाटा।